नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना वायरस के कारण बेकाबू होते हालात, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और दर दर भटकते मरीजों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा कि आवश्यक दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कड़ाई होनी चाहिए। राज्यों को जितनी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी, लेकिन कोरोना के आंकड़े जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसे कैसे रोका जाए, सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर किल्लत मची है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ ही घंटों के लिए बची है। ऐसे में मरीजों को कैसे बचाया जाए, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि बोकारो से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है और ऐसे में ऑक्सीजन की मार झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। लेकिन बड़ा सवाल, महामारी से कब मिलेगी राहत? तो बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले ऑक्सीजन को लेकर प्रदेश में क्या हालात हैं, सुनिए। मेरे पिता मेडवल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। और वहाँ उनकी एकदम समझ लिए बहुत बेकार कंडीशन पे पापा हमारे, हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं वही आए और वही ले जाए, हमको नहीं देंगे। और जबकि हमको लिख के मिला है वहाँ हॉस्पिटल से कि आप जाके वहाँ से ले लीजिए। नहीं, गैस की तो किल्लत है, लिक्विड है नहीं मेरे पास, और हम यहाँ पे बलरामपुर लोक बंधु के अलावा हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जो पहले प्राइवेट लोग अपना छोटा सिलेंडर या खुद लेने आते थे, तो अब क्या उनको मना कर दिया गया? उनको मना कर दिया गया शासन की तरफ से कि आप सिर्फ बलरामपुर और लोक बंधु को दीजिए बस। जिन भी अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अधिकृत किया जा रहा है, उनके यहाँ सूचना प्राप्त हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि सुरक्षित ऑक्सीजन आपूर्ति जो है अस्पतालों को मिल सके। लगातार की जा रही हैं अस्पतालों में मरीजों को किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब वो शामिल हुए, बैठक की, कोरोना को लेकर चर्चा की मुख्यमंत्रियों से, तब पीएम की ओर से भी कहा गया कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ ही घंटे की बची है, कहीं पर मारामारी अस्पताल ऑक्सीजन की अस्पतालों के अंदर मरीज परेशान घूम रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तो बेहतर होगा, मरीजों की जिंदगी हम बचा पाएंगे, क्योंकि एक एक सांस के लिए मरीज तड़प रहे हैं। आपने बयानबाजियां सुनी। लगातार जो मरीजों के तीमारदार हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि सही तरीके से इलाज ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से और ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन बोकारो से लखनऊ के लिए जब स्पेशल ट्रेन चली तो एक राहत भरी खबर लोगों के लिए, मरीजों के लिए सामने आई है, जो गंभीर इस समय अपना इलाज अस्पताल में रहकर करवा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इस महामारी से निजात कैसे और कब तक मिलेगी, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा कोरोना का बढ़ रहा है हर दिन, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और अव्यवस्थाओं भी वहां पर नजर आई है। प्रशासनिक तौर पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं, बेड की कमी ना हो, बेड अस्पताल में मरीजों को मुहैया हो पाए, ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन खत्म ना हो पाए अस्पतालों में, दवाइयों की और इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर भी लगातार प्रशासनिक तौर पर मुस्तैदी सीएम योगी के निर्देश के बाद है। और साथ ही लगातार लोगों से भी ये अपील की जा रही है, सबसे ज्यादा जरूरी है सावधान रहना, क्योंकि जितना ज्यादा हम सावधान रहेंगे, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे, कोरोना से जंग जीतने में उतनी ही मदद मिलेगी। और सख्ती भी लगातार प्रशासन की ओर से अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, कहीं पर नाइट कर्फ्यू है तो कहीं पर सख्ती ज्यादा कर दी गई है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। सभी लोग मास्क लगाकर रखें, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सड़कों पर चेकिंग की जा रही है और जहां पर कर्फ्यू है वहां पर सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की इजाजत मिल रही है। तो आज प्रधानमंत्री की जब सुबह मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो बेहद अहम इसे माना जा रहा था, क्योंकि ये मसला बेहद गंभीर है। हालत काफी नाजुक इस वक्त बने हुए हैं। अलग अलग राज्यों की हम बात करें,
सभी जगह मरीजों को इसी बात का डर है कि कहीं उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना आए, दवाइयों की कमी ना पड़े, ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, और अगर कोई मरीज गंभीर हालत में होता है तो फिर उसे अस्पताल में बेड भी मिल जाए। तो डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, साफ सफाई का ध्यान, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका ध्यान हमें बेहद संजीदा तरीके से रखना है। और इसके साथ ही अगर आपको कोई सिम्टम होते हैं तो आप सबसे पहले तो खुद को आइसोलेट कर लें, अपने परिवारीजनों से, बाकी लोगों से दूरी बनाकर रखें, और घर पर ही अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय करें। लक्षण अगर आपको आते हैं, सिम्टम आते हैं, तो आप जांच करवाएं, और अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से अपना इलाज ना करें, डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें ताकि आपको सही इलाज, समय पर इलाज मिल सके। किसी भी तरीके से अस्पतालों में मरीजों को दिक्कतें ना हो, उनके तीमारदार परेशान ना हो, इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे का आंकड़ा अगर आज का हम देखें तो 2,32,000 के पार ये संख्या पहुंची, और ये रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है 2,32,000 का आंकड़ा। सबसे ज़्यादा अब तक पिछले साल से लेकर अब तक, जब से महामारी शुरू हुई है, अब तक का ये रिकॉर्ड आंकड़ा है। तो सवाल यही है कि आखिर महामारी से कैसे निजात मिले, कैसे इस कोरोना संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी सावधानी, जागरूकता है। जब तक जागरूक नहीं होंगे हम, तब तक इस वायरस से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो वायरस है वो अपनी दुगनी क्षमता के साथ आया है और भी ज़्यादा खतरनाक मूड में है, इसलिए सावधानी और ज़्यादा बरतनी होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद का ध्यान रखना, खुद का और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आप सुरक्षित होंगे तो दूसरे लोग, आपके आसपास जो रहते हैं, आपके परिवार के लोग, वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक जिम्मेदार नागरिक होकर जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। किसी भी तरह से लापरवाही, कोताही ना बरती जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का ये संकट बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। जो मरीजों की संख्या है हर दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी लगातार चल रही है, और राहत भरी खबर यह भी है कि अब यूथ को भी 1 मई से वैक्सीन लग पाएगी, क्योंकि इस बार जो प्रभाव है कोरोना का वो सबसे ज्यादा नौजवानों में देखा जा रहा है। तो 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की ओर से भी ये मानना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपको कोरोना होता है तो इतना ज़्यादा असर आपकी बॉडी पे वो नहीं कर पाएगा, आप जल्दी उससे रिकवर हो सकते हैं, गंभीर सिचुएशन में आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश में, दूसरी तरफ जागरूक लोगों को किया जा रहा है, और साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जागरूकता, उसके बाद वैक्सीन के लिए आप अवेयर हों, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं हरीश श्रीवास्तव। हरीश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दिलीप यशवर्धन हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर संदीप पाटिल हैं जो साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर संदीप, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल हैं, CI कार्यक्रम निदेशक। प्रोफेसर मनींद्र, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं मैं बड़ी बहस की। इंतजाम और तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ये सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा मैं। हरीश जी। ये बहुत ही चिंता देने वाला विषय है कि जिस तरह से ये कोरोना संक्रमण की जो सेकेंड वेव आई और जिस तरह से पूरे प्रदेश को इसने अपने गिरफ्त में लिया, वो निश्चित रूप से सबके लिए चिंता का विषय है। सरकार भी उसके लिए चिंतित है कि कैसे कितनी जल्दी हम इस पे नियंत्रण पाएं, और कुछ अच्छे परिणाम भी दिख रहे हैं। आज मैंने लखनऊ का जो रिकवरी रेट देखा, वो 7,000 से ज़्यादा लोग
इससे कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 22,000 से ज़्यादा लोग इस संक्रमण से मुक्त होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। ये एक अच्छी खबर भी कही जाएगी कि जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है। और जहां तक जो दिक्कतें आ रही हैं, कुछ दवाओं की कमी, बेड की, अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी जो इधर देखी गई, क्योंकि इस बार के संक्रमण में जिस तरह से लोगों में ऑक्सीजन की कमी पाई गई और ऑक्सीजन की आवश्यकता संक्रमित लोगों को पड़ी, पहले संक्रमण में इस तरह की दिक्कतें लोगों के सामने नहीं थी। तो जो अप्रत्याशित रूप से जो ऑक्सीजन की जरूरतें पड़ी लोगों के उपचार के लिए, उसमें जो यहाँ जो प्रदेश की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नहीं पूरी हो पाई। इसलिए भारत सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं और मुझे लगता है कि कल तक ये ऑक्सीजन की जो कमी है वो दूर हो जाएगी और सभी अस्पतालों को और जो भी लोग जिनको उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी कहीं भी पेश आ रही होगी वो सरकार दूर करने जा रही है। जहाँ तक औषधियों की बात है, जो इंजेक्शन की बात है, वो भी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। तो सरकार का प्रयास आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि देश के और प्रदेश के एक एक नागरिक का जीवन बेशकीमती है और सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उनको उनका उपचार हो सके। लेकिन हरीश जी, सवाल लगातार बार बार यही उठ रहा है कि पिछले साल के बाद दूसरी वेव आएगी, पहली वेव के बाद दूसरी वेव आएगी, इस बात को लेकर आगाह लगातार डॉक्टर्स भी कर रहे थे और बाकी देशों पे हमने देखा भी। तो अब सवाल यही है कि आखिर क्यों पहले से भरपूर इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग एक एक सांस के लिए अगर तड़पें तो वाकई में एक गंभीर विषय है और राज्य और केंद्र मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, यह और ज्यादा बेहतर होगा मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए। जैसा कहा कि अगर एज वन नेशन हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और इस चुनौती पे भी हम विजय पाएंगे और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। माननीय योगी जी लगातार इस पे इस पे काम कर रहे हैं कि जो बेड की कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी है, जो औषधियों की कमी है, उसको पूरा किया जा सके और उस पर उत्तर प्रदेश को इस वर्तमान की जो चिंताजनक परिस्थिति है इससे बाहर निकाला जाए। ठीक है दिलीप जी, सर आपको क्या लग रहा है आखिर ऐसी स्थितियां कैसे बन गई, इतने नाजुक हालात, और खासकर उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, जनसंख्या काफी ज्यादा है, राजधानी लखनऊ की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, क्यों इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, कहां पर आखिर कमी रह गई है, कहां इंतजाम पूरे नहीं हो पा रहे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर? परेशान नहीं हो रहा है और नहीं हो रही है और कोई काला बाजार नहीं है और हो रहा है और अभी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। तो मैं कहूँ सरकार जो वास्तविक जब देश की कोई ये है कि इस बात से बढ़ने वाली बहुत ज्यादा है, जो सरकारी आंकड़े आए वो एकदम गलत। तो बात हमने देखा है परिवार जानने वाले लोगों को खोया है और ये स्थिति है। अब स्थिति का गुनहगार शुरुआती तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता की जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जनता का पालन नहीं, जनता को जो प्रोटोकॉल पालन करने चाहिए थे जनता ने पालन नहीं, जनता पालन आज देश में जनता ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं, सभी केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जनता की बाहर निकलना मजबूरी इसलिए है कि उसको अपनी वास्तविक अपनी जो घर की जरूरतें हैं उनको पूरा करना है, पूरे पैसे इस्तेमाल करना है। जो सरकार की स्पेशल लाइबिलिटीज है उसको अप्रैल का महीना है, हाउस टैक्स भी देना है, वाटर टैक्स भी देना है, बिजली का बिल भी भरना है, जीएसटी का पेमेंट भी करना है, एडवांस टैक्सेस
का भुगतान भी करना है, कहीं आ जा रहा है तो टैक्स भी देना है, ये सारे पैसे को कहाँ से लाए? उसको कमाने के लिए तो बाहर निकलना है, बाहर निकलेगा तो संक्रमण बढ़ेगा तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, तो कैसे मैनेज करेगा? मेरी अपनी वास्तविक मजबूरियां हैं, जनता की अपनी मजबूरी है, तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेदारी। मैं इंतजाम नहीं कर रहा, मैं आपको दायित्वों की बात बता रहा हूँ कि सरकार की क्या जिम्मेदारियां और जनता की क्या संवैधानिक जिम्मेदारी है। आज स्थिति थोड़ी सी ठीक है, जो अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन कर सकता है, जो अपनी दुकान अपना ऑफिस बंद करके बैठ सकता है, वो व्यक्ति आज घर से बैठा है, अपने परिवार के साथ बैठा है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बैठे, उसमें आपके सरकारी विभाग के लोग भी, क्योंकि आपने किसी सरकारी विभाग की छुट्टी नहीं करी है, वो बाहर निकल रहे हैं, वो संक्रमण लेकर के घर में जा रहे हैं। और वास्तविक स्थिति ये है कि आज एक घर में पूरा का पूरा परिवार संक्रमित और संक्रमित है, जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। आज की डेट में मैं लखनऊ की अगर बात करूं तो लखनऊ में 80 से 90% घर संक्रमित हैं। ये वास्तविक स्थिति। कोई अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा है, कोई खुद डॉक्टर से सलाह ले कर रहा है, लेकिन नियमों के से ना उसकी दवाइयां आ रही है, ना वो ऑफिस रिकॉर्ड में आ रहा है। ये है, मैं ये मानता हूँ कि जो क्राइसिस सिस्टम से आई है, इसको रेफरेंडम मैनेज करवाना सरकार की बात नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। बट तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो अलार्मिंग सिचुएशन थी। वहां पर सरकार की गलती है, पंचायत चुनाव करने की गलती है, उनका मेला अलाउ करके वो भी गलती है। और जिस तरीके से बंगाल में रैलियां हो रही थी तो आपने देखी, चारों भीड़ एक दूसरे के कंधे पे चढ़ रही थी, और इस देश के प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, वो बिना मास्क लगाए हमें आप आदेश दे रहे हैं, हमें आप प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि 2 गज की दूरी मास्क ऐसे होगी, और वहां 2 इंच की या 2 फुट की भी दूरी नहीं थी, और मास्क तो बिल्कुल जरूरी नहीं था। तो ये संक्रमण कहाँ से कहाँ फैला? ये भारत में तो संक्रमण था, ये विदेशों में था। चाइना से पूरी दुनिया में फैला, तो बंगाल से उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आएगा? महाराष्ट्र से बंगाल में क्यों नहीं जाएगा? उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आएगा? ये आपको भी सोचना चाहिए। आप जनता को डायरेक्शन देते हैं, उस डायरेक्शन को आप कानून मानते हैं, और कानून को फॉलो करने की जिम्मेदारी सबसे पहले उनके ऊपर आती है, कानून बनाते हैं। आप अगर जनता को ये आदेशित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, उन निर्देशों का पालन करना आपकी मूलभूत जिम्मेदारी है। जनता की जिम्मेदारी से जनता का बाहर निकलना मजबूरी है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, इलेक्शन अगर हो रहा है तो मैं सरकार को रोक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार इलेक्शन नहीं करा रही, राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन नहीं करा रही, इसको देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। यहाँ इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का निर्वहन किस तरीके से नहीं। इलेक्शन कमीशन को इस समय इलेक्शन की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, रैंकिंग की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, उनकी परमिशन इलेक्शन कमीशन के बस में तो नहीं, लेकिन और भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो इसको रेगुलेट कर सकती थी, उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर ये जो वायरस लाइफ थ्रेटनिंग है, पिछली बार जब ये वायरस आया था तो सरकार की तरफ से अगर इल्जाम में कोई कमियां थी तो कमी के लिए कोई मतलब उसके लिए एक्सक्यूज था, क्योंकि वो संक्रमण पहली बार पूरी दुनिया में आया था। हम तैयार नहीं थे, हमसे गलतियां हो सकती थी, लेकिन इस बार में सेकेंड स्टेज आया है, और सेकेंड स्टेज के बाद भी आप देखिए संक्रमण आने से संक्रमण बढ़ने में कम से कम 20-25 ठीक है, 1 महीने का गैप है। ठीक है, उस गैप में हम सारे इंतजामों को पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं। ठीक है। डॉक्टर संदीप पाटिल, अब आम जनता के जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर इस महामारी से हम निजात कैसे पा पाएंगे, कब तक इस संकट से हमें मुक्ति मिलेगी? आप क्या देख रहे हैं, इसकी पीक कहां तक है? ये जो दूसरी वाली वेव है, कहां तक ये जाएगी और कब ये केसेस कम होना शुरू होंगे? अगर आप देखेंगे आज की डेट में हमारा देश जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महामारी से जल्दी निजात तो नहीं आने वाला, क्योंकि देश की बहुत सारी जनता ये इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो दिख रहा है और जो है दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप छोटे छोटे गांव में देखेंगे, पिछले साल के मुकाबले जो भी संक्रमण हुआ था और आज का संक्रमण, दोनों में बहुत फर्क है। पहले गांव में इतना स्प्रेड नहीं हुआ था जो आज के डेट में हुआ है। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे वो कैरियर बन चुके हैं, उससे सिम्टम्स तो दिखते नहीं है, ना ही उनका कोई जल्दी से आप
एनालाइज कर पा रहे हो कि क्या जी हो रहा है। लेकिन जी आज के डेट में छोटे बच्चे कैरियर बन चुके हैं और हर एक घर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो अगर हम टेक की बात करें तो डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उन्होंने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था कुछ दिन पहले कि ये मई मिड में या मई एंड में पीक का जो आएगा वो आएगा, उसके जी बाद डिक्लाइन शुरू होगा। हम्म लेकिन उससे पहले जो चीजें हैं वो ये है कि हम लोगों को सेल्फ प्रोटेक्शन, जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें खुद को कैसे बचना है जी इस चीज से, पहले तो यहाँ से शुरुआत होती है। हम्म ये पीक कहाँ जाएगा, कब नीचे आएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आज हम इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम गैदरिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं, जी कैसे हम शादियों को अवॉइड कर सकते हैं। जो आज भी लोग जिनके घर में ये होता है उनको समझ में आता है कि कोरोना क्या है। हम्म अभी भी बहुत सारे लोग जिनको इसका संक्रमण नहीं हुआ है, हम्म अभी भी उनको लगता है कि ये चीज कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं, जैसे मेरे घर में ऑलरेडी हुआ था, मैं मेरी जी माँ को खो चुका हूँ, जी जी तो इसका इफेक्टिवनेस और इसका जो मंजर है वो क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। इस चीज को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप सेल्फ प्रोटेक्शन में जाए या मास्क लगाए। आप अगर घर में भी है तो भी मास्क लगाए, क्योंकि आज के डेट में कौन कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं है। जी और अगर हम इस चीज को और आगे ले जाते हैं, ये जो वायरस है, ये लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा, इतने सारे मरीज कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, जी बिल्कुल आप सही कह रहे कभी भी हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई थी। हैं ऑक्सीजन उस टाइम इतना नहीं लगता था। लेकिन आज के डेट में अगर आज आप इन्फेक्ट हो रहे हो तो 5 दिन के अंदर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये हर एक हॉस्पिटल में आप अगर देखेंगे 5 दिन के अंदर आप मरीज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजों को अवॉइड अगर करना है तो एक ही तरीका है कि आपका सेल्फ प्रोटेक्शन, मास्क, वो भी सिंगल नहीं डबल मास्क, और वो भी फुल प्रोटेक्टेड, क्योंकि जो हवा में संक्रमण हो रहा है वो बहुत ही घातक है। जी और उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप व्यवस्था क्या है इसको आप कोस नहीं सकते, व्यवस्था क्या हो रही है इसको भी आप जी कोस नहीं सकते। जी आज के देश में बड़े बड़े देश डाउन हो चुके हैं, हम तो उधर से भी उभर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। उभरने के कगार में ये सब चीजें हो रही है, तो जी। इसको सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन, या खुद को ही, मतलब एक आदमी अगर खुद को प्रोटेक्ट करता है तो पूरे परिवार को करता है। आप सही तो मैं कह रहे यही हैं बोलूंगा जी जी कि डॉक्टर अगर डॉक्टर चीजों संदीप को, आप सही कह रहे हाँ हैं बोलिए, क्योंकि अच्छे अच्छे जो विकसित देश हैं वहाँ तक जो व्यवस्थाएं हैं, जो स्थितियां हैं वो चरमराती हुई हमने देखी हैं। और भारत में जनसंख्या कितनी ज़्यादा है तो जाहिर तौर पर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर ये और तेज़ी के साथ बढ़ता है तो कितनी और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि अभी कितना नाजुक दौर, कितनी नाजुक हालत लोगों की है। सवाल एक मेरा आपसे ये भी है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि ये हवा के ज़रिए भी फैल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं? ये बिल्कुल हवा के जरिए तो फैल ही रहा है। जी क्योंकि पहले तो हम बात करते थे कि ये टच होने से फैलता था, लेकिन आज के डेट में हवा के जरिए भी फैल रहा है। जी और मैक्सिमम स्प्रेडिंग और इन्फेक्शन जो हो रहा है वो हवा के थ्रू हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये किसी के टच होने से या कहीं पे टच होने से हो रहा है, नहीं। जी और बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका आंसर अभी तक ना हमें साइंटिस्ट लोगों को मिला है, ना बाकी कोई दे पा रहा है। तो मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि आप जो है सेल्फ प्रोटेक्शन में जाए, या जितना हो सके उतना मिनिमम घर से बाहर निकले, और कोशिश यही रहे कि जो अगर जरूरत नहीं तो निकलने की जरूरत नहीं, अगर काम नहीं है तो निकलने की जरूरत नहीं। ठीक है हरीश जी, सवाल यहाँ पर ये है, जैसा कि अभी दिलीप जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर हम सख्ती लागू करते हैं तो फिर उनको कैसे पालन करवाना है ये भी हम ही को देखना होगा, यानी प्रशासन को देखना होगा। अगर लोग लापरवाही कर रहे हैं तो उस लापरवाही को कैसे रोका जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के अधिकारियों की होती है। और उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया, हालांकि मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने जिक्र किया तो बड़ी बड़ी रैलियां हमने देखी हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हमने देखी हैं। और आज भी उन लोगों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा जिन आम लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं, जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं, कार्यक्रम आयोजित कर दिए जाते हैं, बाद में प्रशासन कार्रवाई करता है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर भी है कि नियमों का पालन हम कैसे करवाएं। और
जागरूकता भी है लोगों में, ये भी बात मैं कहूँगा कि आज तो लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने को अपने घर में ही आइसोलेट कर लिए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत कम लोग निकल रहे हैं जो और जहाँ तक प्रशासन की का सवाल है, प्रशासन भी अपनी जगह पे इन सब चीजों को मुस्तैदी से प्रयास करता है इसका अनुपालन कराने पे, लेकिन कुछ लोग स्वभावतः कई लोग जानबूझ करके इसका उन अनुशासन का पालन नहीं करते और परिणाम यह है कि समाज में तो एक तरह से चेन है, एक आदमी कहीं भी अगर अपने अनुशासन को से डिविएट होता है तो तमाम सारे लोगों को प्रभावित करता है। तो कहीं न कहीं ये सेल्फ जागरूकता प्रशासन का तो अपना रोल जो है वो कर रहा है। हाँ। आप देखिए कि कई बार ये भी बड़ा इनह्यूमन लगता है, किसी ने मास्क नहीं लगाया उससे 1000 रुपया और 10,000 रुपया वसूला जा रहा है। लेकिन ये सामने आने के बावजूद भी आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो बिना मास्क के सड़क पे निकल रहे हैं, बिना मास्क के वो अपने कार्यस्थलों पे जा रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की एक नागरिक होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अगर परिवार को अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम इसको अपनाएं। आप देखिए पहले के भी अनेक जो लॉकडाउन था और 2020 में जब लॉकडाउन लगा और कोरोना का ये लहर आया तो उसको लेकर के अनेक जिम्मेदार जो पॉलिटिकल लीजेंडरी पर्सन्स हैं उन्होंने बहुत हल्के कमेंट किए जी। वैक्सीन के लेके हल्के कमेंट की गई। कई तो जिम्मेदार लोगों ने कहा हम वैक्सीन लगवाएंगे ही। तो ये जो है ये परिस्थितियां एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास, लेकिन प्रोफेसर मनींद्र हमारे साथ हैं। प्रोफेसर मनींद्र, जागरूकता की बेहद कमी नजर आ रही है, किस तरीके से हम लोगों को और अवेयर कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि हम जब तक अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल या फिर साफ सफाई का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा घातक हमारे लिए है। और हम कितने लोगों को फैलाएंगे ये कोरोना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इसे रोकें। मनींद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए एक बार फिर से लौटेंगे। दिलीप यशवर्धन जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। दिलीप जी, आपने कई बड़ी बातों का जिक्र किया था, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि अभी प्रोफेसर साहब से भी जो मेरा सवाल था, जागरूकता की बेहद कमी है, प्रशासनिक तौर पर इंतजाम होने चाहिए, प्रशासन शासन जो भी निर्देशित कर रहे हैं उनका पालन लोग नहीं करें तो फिर जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब भी तो प्रशासन ही देगा। नहीं पराग जी, यहाँ मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिफरेंस करूंगा। जागरूकता की आज की डेट में कोई कमी नहीं है। जागरूकता पूरी तरीके से है, और अगर अब आदमी उसका पालन नहीं कर रहा है तो ये सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वायलेशन है। जितनी सरकार की, शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी है उतनी मेरी एज ए सिटीजन भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर ये ताकती फैल रही है और मेरी लापरवाही से फैल रही है तो उसका इक्वल जिम्मेदार मैं भी हूँ। प्रोटोकॉल का पालन करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका इंतजाम करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो जो नियम मेरे ऊपर लागू किए गए हैं उस नियम का पालन करना सरकार के प्रतिनिधियों की भी पूरी जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता है कि पुलिस वाला बिना मास्क लगाए घूमे और मुझे मास्क न लगाने पे फाइन कर दे। बिल्कुल। मंत्री जी बिना मास्क लगा के भाषण दे और हमसे कहे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये नहीं होना चाहिए। जितनी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, जितना सरकार के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और आज
जागरूकता की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई नहीं लगा रहा है तो वो हठधर्मिता है, वो मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि इतनी त्रासदी देखने के बाद भी अगर कोई सर बात लोग सरकारें- लोग लड़ने लग जाते हैं पुलिस वालों से जब उनको रोका हाँ, जाता मैंने है, कहा ना कि टोका जाता मानसिक है, लोग लड़ते दिवालियापन हैं। है, ये मानसिक दिवालियापन है। हाँ। इसको इन लोगों को समर्थन नहीं दिया जा अभी लोग सकता है। समझ नहीं दूसरा- रहे हैं क्योंकि आपने जो आपने जिक्र किया लगातार, जो तमाम लोगों की ओर से जिक्र किया जाता है कि जब तक खुद के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, अपने आसपास अपने परिवार के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक लोग नहीं समझते इसकी गंभीरता को। फराज जी, मेरा ये मानना है कि हर बार हर बार मैं गलती करके सीखूं, ये जरूरी नहीं है। कई हाँ। बार मुझे दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। इस समय जिन लोगों ने गलती करी है उसका भुगतान वो भी भुगत रहे हैं, और वो लोग भी भुगत रहे हैं जो इस गलती के भागीदार नहीं है। हाँ। और कई लोग और भुगत रहे हैं, और कई लोग के परिवार से लोग चले गए हैं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को देखकर वे नहीं समझूंगा तो जी। इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, इसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि कानून का एक बेसिक ऑब्जेक्ट समझिए, कानून सरकार के लिए, कोर्ट के लिए, वकीलों के लिए नहीं बना है। जी। कानून आम जनता के लिए बना है, और आम बिल्कुल। जनता को उसका पालन करना चाहिए। हाँ। कानून में जो पेनाल्टी होती है, जो सजा होती है, वो सबसे आखिरी प्रावधान होता है। कानून आपको एक गाइडलाइंस देता है कि इन गाइडलाइंस पे चलिए। आप सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर इस तरह का पीनल एक्शन भी लिया जाएगा। तो पेनाल्टी लगाना किसी कानून का उद्देश्य नहीं होता है। कानून का उद्देश्य आपको एक रेगुलेशन के थ्रू, एक गाइडलाइंस के थ्रू सुरक्षित तरीके से चलाना होता है, और वो मानने की जिम्मेदारी सूरतें मेरे ऊपर है। बिल्कुल, और आप मेरे आपकी का बड़ी मतलब बातें, महत्वपूर्ण उस मेरे बातें में, हैं। जी पराग जी जी, उस मेरे में मैं एक जनरल सिटीजन भी शामिल हूँ, जी। सरकार का एक एक व्यक्ति, एक एक अधिकारी शामिल है, राजनीतिक पार्टियों का एक एक प्रतिनिधि शामिल है, बिल्कुल। चाहे वो प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, बिल्कुल। चाहे वो राष्ट्रपति जी क्यों ना हो, बिल्कुल। चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, और चाहे एक ठेला लगाने वाला क्यों ना हो। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की बराबर है। यहाँ कुर्सी से और कद से कोई मतलब नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं सर, और मैं अपने सभी दर्शकों से हर बार यही अपील करता हूं कि सब लोग जागरूक रहें। जी ठीक है। डॉक्टर संदीप पाटिल, एक सवाल मेरे जहन में मास्क को लेकर भी है। अक्सर ये कहा जाता है कि हम इस तरीके का मास्क पहने या उस तरीके का मास्क पहने, डबल मास्क पहने, तो कैसा मास्क पहनना चाहिए, किस मास्क से बचाव हो सकता है, इस पर मैं चाहूंगा आप लोगों को बताएं ताकि लोग अवेयर हों मास्क को लेकर। डॉक्टर संदीप। डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, डॉक्टर संदीप, मैं आपके पास लौटूंगा। ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उस तकनीकी खामी को हम दूर कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लगातार जो सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनकी ओर से कई महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शक इन महत्वपूर्ण बातों को नोट डाउन करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद का ख्याल रखें। जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक ना तो आप खुद बच पाएंगे और दूसरों को भी संक्रमण आप दे सकते हैं, दूसरों को भी आप संक्रमित कर सकते हैं, आपके परिवार के लोगों को भी आप संक्रमित कर सकते हैं। तो ये ना सोचें कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है तो ये घातक नहीं है। ये उतना ही घातक है जितनी घातक तस्वीरें और जितनी भयावह तस्वीरें लगातार आए दिन अस्पतालों की हम देख रही हैं, किस तरह से एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। बस ये मिन्नतें डॉक्टर से की जा रही हैं, मरीजों के परिजनों की ओर से, कि कैसे भी करके उनके मरीज की जिंदगी बचा लो। तो डॉक्टर संदीप, मेरा सवाल यही था आपसे, मास्क को लेकर आप किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे कि किस मास्क से, किस तरह से पहने मास्क को और कैसे अपना बचाव करें हम? देखिए, मास्क। जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। हेलो जी डॉक्टर संदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। देखिए, मास्क को पहनना या उसका यूज कैसे किया जाए ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन कौन सा मास्क पहनना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में अवेयरनेस लोगों में होना ये बहुत ही प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है जी। और वैक्सीन से पहले मास्क, ये वैक्सीन ही समझ के आपको पहनना है, मतलब उसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, पहन के चलना पड़ेगा। कम से कम जब तक कोरोना है तब तक मास्क रहना जरूरी है जी। मास्क ही आपका एक पहला प्रोटेक्शन है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो
आज की डेट में हेड लूप वाले मास्क मार्केट में अवेलेबल है, ईयर लूप वाले मास्क मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये जरूर आपको देखना है कि उसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, क्या वो वायरस को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि आज के डेट में अगर देखेंगे तो आप रातों रात लोग N95 मास्क बनाने वाले भी खड़े हुए, लेकिन क्या उनकी ऑथेंटिक स्थिति क्या है, क्या वो सही में मास्क जो दे रहे हैं वो पहनने लायक है भी या नहीं है। जी आप 10 रुपए वाला मास्क चुनते हो, 50 रुपए वाला चुनते हो या 100 रुपए वाला चुनते हो, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन ये है कि उसके फिल्ट्रेशन लेवल क्या है। तो हम जो बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में वो बोलते हैं कि PM पार्टिकुलेट मैटर 0.3 जी या पार्टिकुलेट मैटर उससे भी नीचे जो भी फिल्ट्रेशन लेवल के मास्क है वो ही आपको 100% प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अगर आपके पास वो लेवल का मास्क नहीं है तो आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि 2 मास्क पहन के चले। मास्क पहनने के लिए देखिए ये मेरे पास सिंपल सा मास्क अवेलेबल है, आप बस इसको लगाना है, लेकिन हमेशा ये कोशिश कीजिए कि मास्क लगाते टाइम आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए, स्ट्रेट करके पहले नाक के ऊपर और नोज के ऊपर यहाँ पे आप उसको हमेशा ये कोशिश कीजिए कि टाइट हो और आपका ग्लास अगर पहन रहे तो ऊपर से जाए। अगर ये नोज के साथ बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका मास्क कहीं भी आपको लग रहा है ये ढीला हो रहा है या आपकी नोज के ऊपर नहीं बैठ रहा है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि ये डबल साइडेड टेप है, डबल साइडेड टेप को आप नोज पिन, हम बोलते हैं इसको नोज पिन जी, ये नोज पिन के ऊपर लगा के इसको आप नोज पिन के ऊपर लगा के इसको ये डबल साइडेड टेप आप लगा लें। ये क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम जो मास्क मार्केट में अवेलेबल है वो नाक के ऊपर से एयर लीक होती है, उस एयर को टाइट करना या हवा को बंद करना बहुत ही जरूरी है जी। जब डबल साइडेड टेप आप लगा लेंगे और ये क्या होता है कि ये मास्क और नाक के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। और ये डबल साइडेड टेप जो मार्केट में मिलता है 500 रुपए का आता है ब्राजील, वो आपको हर एक घर के आदमी के लिए प्रोटेक्शन देगा। बस आपको एक 4 इंच का डबल साइडेड टेप आप लगा लीजिए और उसको अगर आप पहनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका पूरा नाक और मास्क के बीच में बहुत अच्छा कांटेक्ट हो जाता है और ये कभी निकलेगा नहीं। ये अगर एक बार बैठ गया तो पूरा नाक के ऊपर बैठ जाता है जी। तो आप उसको कोशिश कीजिए कि ये इस तरीके से बैठे और इसके बाद टाइट करेंगे। कभी कभी आपको लगता है कि आपका मुंह छोटा है और मास्क बड़ा है तो घर के अंदर आपके पास इलास्टिक होती है या छोटी सी रोप होता है या रस्सी होती है, उसको आप दोनों इलास्टिक्स को बांध लें जी। ओके, इन दोनों को आप बांध लीजिए और हेड के नीचे लगा लीजिए ताकि ये पूरा एयर टाइट हो जाए। खाली मास्क लगाना जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि मास्क लगा लिया मतलब 100% आप प्रोटेक्ट हो गए, ये गलत है। आपको उसके साथ साथ वो मास्क को एयर टाइट भी करना है जी। एयर टाइट का मतलब ये है कि मिनिमम एयर लीकेज जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको प्रोटेक्शन नहीं मानेंगे। अगर आप मान रहे हो कि ये मास्क ढीला है तो आपके घर के अंदर बहुत सारे मास्क एयर लूप वाले होते हैं। एयर लूप मतलब जो कान के अंदर रस्सी वाली, उसको हम एयर लूप बोलते हैं जी। तो आप घर के अंदर से कोई भी छोटा सा रस्सी का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा इलास्टिक ले लीजिए, रबर ले लीजिए और दोनों एयर लूप को बांध लीजिए और हेड के पीछे डाल लीजिए। आप देखिएगा ये जो मास्क है जो आपके पास, ये पूरा बहुत अच्छे से आपके फेस के ऊपर टाइट हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस पहनना कैसे है ये आपको समझना होगा, उसको एयर टाइट कैसे करना है ये आपको समझना होगा। और सबसे ज्यादा कारगर, क्योंकि ये बताया जा रहा है सबसे ज्यादा जो बेसिक है, जो पहली सीढ़ी है वो मास्क है, जो पहला कदम है वो मास्क है। क्योंकि मास्क अगर हम लगाएंगे तो काफी हद तक चांसेस हैं कि यह संक्रमण से आप बच पाए। और आपने जो बातें कही बेहद महत्वपूर्ण है कि हवा किसी भी तरीके से आपकी सांस के जरिए आपके अंदर ना जाए, इस तरीके से मास्क को पहनना होगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपके पास में लौटूंगा डॉक्टर संदीप, लेकिन हरीश जी, ठीक है, डॉक्टर हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी। हरीश जी, महत्वपूर्ण बातें हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साइंटिस्ट लगातार ये अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि हम कैसे सावधानी बरतें, किस तरीके का हमारा दिनचर्या, किस तरीके की हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हम जागरूक रह सकते हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर आगे को लेकर अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्थितियाँ बेहद नाजुक दौर से गुजर रही हैं और तस्वीरें भी बेहद भयावह सामने आई हैं इन दिनों। ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर क्या ठोस प्लान उत्तर प्रदेश की सरकार का है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है
कि सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी बचाना। एक एक जान कीमती है और कैसे एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई में विचलित करती हैं, रोंगटे खड़े करती हैं। क्या ठोस प्लान आगे के लिए है ताकि ऐसी व्यवस्थाएं भविष्य में ना हो? क्योंकि कई डॉक्टर से जब बातचीत होती है मेरी, तो वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी वेव भी इसकी आए। हालांकि अभी से हम अंदाजा लगाएं ये सही नहीं है, या हम ये माने कि नहीं आएगी ये भी सही नहीं है। लेकिन आगे के लिए क्या ठोस प्लानिंग शासन की ओर से की जा रही है? देखिए, पहले तो फौरी तौर पे सरकार का ये प्रयास है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही आदरणीय सुरेश खन्ना जी को, आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी कि सभी अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति उनकी आवश्यकता अनुरूप सुनिश्चित हो सके, इसकी जिम्मेदारी इन दो माननीय मंत्रीगणों को दी है। और मुझे लगता है कि कल तक ये ऑक्सीजन की जो कमी की स्थिति है ये सुधरनी चाहिए, औषधियाँ, ताकि लोगों का प्रॉपर उपचार हो सके, ऑक्सीजन मिल सके। और अस्पतालों में जो कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सरकार ने टेक ओवर किया है, कि ताकि बेड की जो कमी आ रही है वो पूरी हो सके। और निजी अस्पतालों को भी छूट दी गई है कि वो अब वो रेफरल सिस्टम को खत्म किया है कि वो निजी अस्पताल स्वतः अपने आप कोविड पेशेंट को अपने यहाँ भर्ती कर सकते हैं जी। तो ये बहुत सारी तैयारियां तो सरकार की युद्ध स्तर पर हैं कि जो तात्कालिक परिस्थिति है इससे सरकार निपटे और कोरोना का ये जो दूसरी लहर है इसको पूरी तरह से पिछले वर्ष की तरह से इसको कंटेन करे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो तीसरी लहर की बात आप कह रहे हैं, ये जो भी विशेषज्ञ राय देंगे, जो भी चाहे चिकित्सा विज्ञानी हैं या बाकी लोग जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, वायरोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से अमल करेगी। और टीकाकरण का अभियान, जैसा कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीका की सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई हैं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टीका लगवाएं, ताकि जो वैज्ञानिकों का कहना है कि टीका लगने के बाद अगर संक्रमण होता भी है तो इसका प्रभाव बहुत स्थिर हो जाएगा और बहुत जल्दी लोग इसके संक्रमण से मुक्ति पा लेंगे जी। तो सबसे बड़ा जो उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, और उसमें हम सब बीइंग नागरिक, सामाजिक संगठन, सरकार की मशीनरी, सभी को पूरी तत्परता के साथ इसके लिए लगना है। और जो इस तरह के लोग हैं जो समाज में टीके को लेकर कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते हैं, कभी कोरोना को लेकर भ्रम फैलाते हैं जी, ऐसे लोगों से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वो स्वतः की जिंदगी के लिए, अपने परिवार और समाज के लिए कृपया इस तरह की जो अफवाहबाजी है उससे अपने को दूर करें। और क्योंकि वो केवल अपने लिए तो के बजाय वो समाज के लिए खतरा बन जाते हैं जी। और ये एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है जो इस तरह के तमाम सारे जिम्मेदार लोगों ने किया। मैं उनको नाम नहीं लेना उचित समझता हूँ, सभी लोग जानते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों के जिम्मेदार लोगों ने ये सामाजिक अपराध किया और इसके लिए उनको अगर वो प्रायश्चित करें और पब्लिकली इस बात को कहें कि ये जो बात हमने कही थी ये गलत थी, ये भूल थी, सबको इसके अनुशासन का पालन करना चाहिए और सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता भी, जिन लोगों के अंदर इस तरह के भ्रम थे, वो दूर होंगे और लोग वैक्सीनेशन को तेजी से अडॉप्ट करेंगे ताकि इसके संक्रमण का जो घातक प्रभाव है उससे लोग बच सकें, समाज की जिंदगियां, लोगों की बेशकीमती जिंदगियां बच सकें। ठीक है दिलीप जी, ये दौर ऐसा है जहां पर सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करने की आज के दौर में आप आवश्यकता समझते हैं? क्योंकि जब हम कोई पॉलिटिकल बयान देते हैं तो उसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है और खासकर उस नेता के फॉलोअर्स पर पड़ता है। चाहे वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति जो हुई उसकी मैं बात करूं या बाकी बयानबाजियों की मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बयानों पर संयम रखें और कोई ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे कि जनता में पैनिक क्रिएट हो।
पराग जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं एक क्लैरिटी यहाँ पर और देना चाहता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने राजनीति का अर्थ ही गलत बता दिया है, राजनीति का अर्थ गलत लगा दिया है। राजनीति जैसी कोई चीज नहीं होती है। राजनीति सामाजिकता का ही अगला रूप है। जो समाज की चिंता करे, जो समाज के लिए सोचे और जो समाज में सुधार करे, उसी को राजनीति कहा जाता है। तो राजनीति अलग से कोई चीज नहीं है, सामाजिकता का ही एक पार्ट है राजनीति। और राजनीति पार्टियों का और राजनीतिक प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि समाज में किसी भी तरह की कुरीति व्याप्त है तो उसको खत्म करने में वो सहयोग करें। स्पेशली ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इस महामारी के दौर में ये जो कोरोना है, ये किसी राजनीतिक की पार्टी देख करके नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी हो रहा है, वो समाजवादी को भी हो रहा है, वो टीएमसी को भी हो रहा है, वो बसपा को भी हो रहा है, वो कांग्रेस को भी हो रहा है। तो यहाँ कोई पार्टी की बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को राजनीतिक पार्टी कहते हैं और आप अपने को जनप्रतिनिधि कहते हैं, तो आपका पहला संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्व यही है कि समाज को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। उस सुरक्षा के लिए आपको अगर अपने अहम का त्याग भी करना है तो आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा। राजनीति का असली उद्देश्य यही होता है। तो अगर आप अपने आप को वास्तव में राजनीतिक पार्टी मानते हैं, जनप्रतिनिधि मानते हैं, तो इस महामारी में मिल के लड़िए। ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसी स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये किसी कुर्सी की, किसी राजनीतिक क्षेत्र की या किसी विधायक या सांसदीय क्षेत्र की लड़ाई नहीं है। ये समाज की लड़ाई है, पूरे भारत की लड़ाई है और भारत के हर व्यक्ति की लड़ाई है। और आप भारत से ऊपर नहीं हो सकते हैं। राजनीति करना आपका एक कर्म हो सकता है, नौकरी करना किसी का एक कर्म हो सकता है, लेकिन समाज की रक्षा करना आपका सबसे पहला धर्म और कर्म दोनों है। तो यहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टियों को जिस तरीके से भी समाज की सुरक्षा हो, चाहे वो इंतजाम करने को लेकर के हो, चाहे वो समाज में जागरूकता फैलाने को लेकर के हो, उनको करना चाहिए। और इस समय राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब कर रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी भी कर रही है और विपक्षी भी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं हरीश जी की बात से सहमत हूँ कि जो वैक्सीन है उसको लेकर के गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ये वैक्सीन बनाई है और ये वैक्सीन मानवता की और मनुष्य की जान बचाने के लिए है। आप भी मनुष्य हैं, आपका भी धर्म है कि आप मानवता की रक्षा करें। तो वैक्सीन को लेकर के जितना ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो वो आप करिए, क्योंकि वो आपकी पार्टी के लोगों के लिए भी है। आपकी पार्टी के लोग भी इसी समाज के हैं, इसी देश के हैं, उनको भी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि वैक्सीन को लेकर के, कोरोना को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस बात को सिद्ध करने की सबसे पहली जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में पार्टी, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका ये पहला धर्म है कि वो इस बात को सिद्ध करें और फिर राजनीतिक पार्टियों बाकी सबके लिए एक उदाहरण पेश करें। ठीक है डॉक्टर संदीप, क्योंकि वैक्सीन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोज लगने के बाद भी कोरोना हुआ, तो इसको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि साहब वैक्सीन लग रही है उसके बाद भी कोरोना हो रहा है। तो कैसे आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे? ये है कि एक तो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आदमी हॉस्पिटलाइज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो जिनको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों 10 डोज लगने के बाद ही कोरोना हुआ है, लेकिन उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है। कोई आदमी हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा जिनके लिए, या कोई डेथ नहीं हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वैक्सीन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन से इधर उधर की बातें जो हो रही है वो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वही कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल वे भी आपको ये नहीं बताते हुए दिखेगा कि वैक्सीन की वजह से ये चीजें हो गई। तो इस चीज के ऊपर मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि वैक्सीन का इफेक्ट और उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी और ज्यादा है। और सब लोग, यही नहीं भारत में ही नहीं, हर जगह इसराइल पूरा वैक्सीनेशन हो चुका है। आप अगर देखेंगे तो इसराइल में लोग अभी कोई कोरोना का कोई चीजें नहीं दिखेंगी। चाइना में हो रहा है, यूके में हो रहा है, तो वहाँ पे भी लोग वैक्सीन ले ही रहे हैं। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट थोड़े बहुत है, लेकिन उसका डेथ रेट बहुत कम है, मतलब बहुत कम, ना के बराबर है। तो अगर आप कोई चीज को लेके ये मन में घर कर लेंगे कि वैक्सीन की वजह से ये चीजें होती है, वो गलत है और उस चीज को मानना भी उचित नहीं है। और हमारे वैक्सीन
अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर जी। कोई रास्ता हो तो लोग बता दें, हम्म। वो लोग वो फॉलो करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वैक्सीन लेना ही पड़ेगा और आपको उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी दूसरी है नहीं कि आप उसको बचा सकते हो। तो क्वेश्चन करना जायज़ है। जी। अगर कोई चीज़ का निगेटिव, हर एक पॉइंट के दो साइड्स होते हैं, कोई अच्छा बोलता है कोई। यानी आपका कहना डॉक्टर संदीप ये है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है तो वो सिम्टम काफी माइल्ड होंगे, जो कि घर पर ही क्वारंटाइन रहकर ठीक हो सकते हैं। जो क्रिटिकल एक सिचुएशन बनती है वो नहीं बनेगी। हेलो जी डॉक्टर संदीप, आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आप सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं आ रही है? चलिए ठीक है सर, अब मुझे समय क्योंकि इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हरीश श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दिलीप यशवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। डॉक्टर संदीप पाटिल आपका बहुत शुक्रिया लोगों को अवेयर करने के लिए। और ये अवेयरनेस बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस संक्रमण से हम बच नहीं पाएंगे। और ये एक ऐसी नाजुक हालत है जिसमें सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, दूसरी तरफ एक बार फिर से कोरोना एक और भी ज्यादा प्रभाव लेकर अपना एक दूसरे रूप में आ गया है और ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। ज्यादा खतरनाक मोड में इस बार कोरोना है, तो सबसे ज्यादा भी जागरूकता हमें ही अपनानी होगी। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।